नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें हम बात करेंगे पूर्वांचल से चुनावी शंखनाद। लगातार पीएम मोदी पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं। कल वाराणसी में थे, आज आजमगढ़ में रहे। कई विकास परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी ने पूर्वांचल को दी है, लेकिन समझना ये बेहद जरूरी है कि आखिर बीजेपी के लिए पूर्वांचल क्यों जरूरी है। प्रधानमंत्री का दौरा पूर्वांचल में क्यों खास हो जाता है। 2019 के आम चुनाव में 19 सीटों पर हार मिली थी, जिसमें घोसी, आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर समेत कई सीटें शामिल हैं। बीजेपी का पूर्वांचल पर खासा फोकस है। पूर्वांचल की जनता चाहती थी यहां पर विकास हो और प्रधानमंत्री इस कड़ी में आज विकास की गति को धार देने का काम करते नजर आए। अगर हम बात करें कि पूर्वांचल में पिछली बार कितनी सीटें बीजेपी की झोली में गईं, तो तीनों सीटों को हार का सामना करना पड़ा था। अपनी हारी हुई सीट पर बीजेपी इस बार फोकस कर रही है। अगर बीजेपी को 400 पार जाना है तो उस लिहाज से पूर्वांचल बहुत ही अहम माना जा रहा है और इसी कड़ी में बीजेपी ने चुनावी शंखनाद पूर्वांचल से शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। पीएम का मिशन पूर्वोत्तर, उसके बाद शाम में काशी। बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार पीएम मोदी काशी पहुंचे। रोड शो के बाद काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन। बीते दिन पहले असम को कई सौगातें देने के बाद पीएम मोदी ने काशी का दौरा किया। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के ऐलान के बाद पीएम का वाराणसी में पहला दौरा रहा। जैसे ही पीएम मोदी वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे, तो एयरपोर्ट के बाहर सड़कों के दोनों तरफ हाथों में "मैं हूं मोदी का परिवार" का पोस्टर लेकर लोग और कार्यकर्ताओं की भीड़ प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खड़ी थी। वहीं जैसे ही पीएम मोदी ने काशी में अपने कदम को रखा, तो मानो कार्यकर्ताओं में बिजली सी दौड़ गई। एयरपोर्ट पर स्वागत सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम का किया। पीएम ने हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन किया। उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर तक रोड शो भी किया। तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के स्वागत के लिए लोगों ने अपनी दो तरह से कई कार्यक्रम पेश किए, जिन्हें देखकर पीएम के चेहरे की मुस्कान देखते ही बन रही थी। इसके साथ ही लोगों ने इस दौरान "हर हर मोदी" और "हर हर महादेव" के नारे लगाए। भव्य रोड शो के बाद पीएम काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे। यहाँ पर मौजूदा लोगों की पीएम ने अभिवादन किया और शिव के पूजन के लिए आगे बढ़े। पूजा के बाद पीएम ने विजय मुद्रा में हाथ में त्रिशूल लेकर दिखाया। आज आजमगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है और देश के अलग अलग कोने से हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो हजारों लोग जुड़े हैं, मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज केवल आजमगढ़ी नहीं, बल्कि पूरे देश के विकास के लिए कई विकास परियोजनाओं का यहां से शुभारंभ हो रहा है। शनिवार को पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन करने के बाद आज पीएम आजमगढ़ पहुंचे और वहां पर पीएम ने चुनावी शंखनाद किया और आजमगढ़ को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी, क्या पीएम मिशन पूर्वांचल कितना रंग लाता है। जी हाँ, तो पूर्वांचल से चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है और आपको बता दें कि पूर्वांचल बीजेपी के लिए जरूरी है और हम इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, कृष्णा पंडित वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनदीप सिंह जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत मनदीप सिंह जी से करेंगे। मनदीप जी, पूर्वांचल से चुनावी शंखनाद, कल भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे और प्रधानमंत्री आज जिस तरीके से अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ में नजर आए और यहाँ पर उन्होंने जो चुनावी हुंकार भरी और विकास परियोजनाओं की जो सौगात प्रधानमंत्री ने दी है,
तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पूर्वांचल जो है वो इस वक्त बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। जी नमस्कार। जी बिल्कुल, पूर्वांचल ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश आज मोदी जी के लिए जरूरी है और मोदी जी इस देश के लिए जरूरी हैं। इस विचारधारा पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं, चाहे वो यूपी उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। आज जिस तरीके से कल काशी में, कल के जो हमारे प्रवक्ता थे या जो आप लोगों ने भी दिखाया, उन्होंने भी देखा होगा काशी में जिस तरह से जनता ने रात में खड़े होकर उनका स्वागत किया है, दिखाता है कि वाकई मोदी जी के प्रति लोगों का प्यार, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और ये एक अपनी सीमा से पार जा रहा है। उसी को देखते हुए, उसी चीज को महसूस करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी 400 से पार का नारा लगा रही है। बिल्कुल मनदीप सिंह जी, अगर हम बात करें यहाँ पर तो जिस तरीके से 9 सीटों पर पहले बीजेपी को जीत मिली थी, पूर्वांचल में 14 सीट पर जो हारी हुई सीटें हैं, बीजेपी का उन पर मंथन जारी है और हारी हुई सीटों पर ही बीजेपी ज्यादा फोकस कर रही है। जी बिल्कुल, हम समीक्षा करते हैं। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है जहां पे हर चीज की समीक्षा होती है, लोग बैठते हैं, जिम्मेदारियों का लोगों को एहसास कराया जाता है, जिनकी जिम्मेदारियां होती हैं। कार्यकर्ता लगे हैं, हमने 5 साल सत्ता का सुख नहीं भोगा, 10 साल सत्ता का सुख नहीं भोगा। हम निरंतर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ से लेके और जहां भी लोगों की जरूरत पड़ी है वहां पे कार्यकर्ता खड़े दिखाई दिए हैं। इसलिए हम मजबूती के साथ उन हारी हुई सीटों पे भी काम करते हुए आज मजबूती के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कृष्णा पंडित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा जी, कैसे देख रहे हैं? कल भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि पूर्वांचल की राह जो है वो क्या बीजेपी के लिए आसान होगी या वाकई जिस तरीके से प्रधानमंत्री पूर्वांचल पर फोकस कर रहे हैं तो लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, कभी मैंने एक बात कही थी कि पूर्वांचल में मोदी जी ने अपना जो बल्ला फेंका है, निश्चित तौर पर वो सही जगह जाकर बैठा है और जिस तरीके से जनता का मुंह दिखाई दे रहा है, आज आजमगढ़ में 34,776 करोड़ रुपए, लगभग 7 जिलों की कई परियोजना, जल निगम परियोजना से लेकर के रेलवे परियोजनाओं का 782 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। और वहाँ सबसे बड़ी बात है कि सुहेलदेव जो विश्वविद्यालय है उसका, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है मोदी जी ने। और एक बात कही, शुरुआत में ही कहा भोजपुरी अंदाज में कि इसके पहले जब मैं आया था तो आप लोगों को दवाई का साधन देकर गया कि दवा के लिए कहीं और न जाना पड़े। अब पढ़ाई का साधन देकर जा रहा हूँ ताकि शिक्षा का ऊंचा स्तर हो और आपको कहीं और भटकना न पड़े। आपके ऊपर जो बर्डन पड़ता था, जो बोझ पड़ता था, उसको एक जो है पूरी तरीके से मैनेज करने की बात करें। एक बात और आपको बता दूं, जिस तरीके से भीड़ उमड़ा था आजमगढ़ में, उसको देखकर तो ये लगता है कि निश्चित तौर पर इनके लिए एक विशेष प्रकार से, क्योंकि विरोधी खेमा एकदम साइलेंट हो गया। वहां जो स्थिति थी, विरोधी खेमा का ये स्थिति है कि सिर्फ ये कह रहा है कि चुनावी जुमला हो सकता है या चुनाव के मौसम में इस तरीके से प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। लेकिन एक बात कटाक्ष करते हुए मोदी जी ने कहा कि इसके पहले आजमगढ़ को पिछड़ा समझा जाता था। मतलब लोगों ने जानबूझ करके शिलान्यास दिल्ली से किया जाता था, लेकिन मैं ऐसा एक व्यक्ति हूँ जो शिलान्यास करता हूँ और फीता काटने के लिए भी आता हूँ। निश्चित तौर पर अब आजमगढ़ पिछड़ा नहीं समझा जाएगा। और चौगोर विकास की बात कही मोदी जी ने। मोदी जी ने यहाँ तक कहा कि जो पिछले सरकारों ने किया हम उसकी तरफ नहीं देखेंगे, बल्कि हम जो कर रहे हैं उसकी तरफ और कितना विकास दे सकें समृद्ध भारत को, उसकी तरफ देखने की बात कही। और आज ये पूरी तरीके से पूर्वांचल में जितनी भी सीटें हैं, मुझे तो नहीं लगता है कहीं इनकी विपक्ष वालों की दाल करने वाली है। और ये सुनियोजित तरीके से जिस प्रकार से चुनाव का समीकरण और चुनाव की राजनीतिक विशेषज्ञों से एक सुनियोजित तरीके से अपना आगे की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, वो इनकी मजबूती को दर्शाता है। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। आजम खां जी, सभा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दीनानाथ मिश्रा आजमगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आजम जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले दीनानाथ मिश्रा का रुख कर लेता है। दीनानाथ जी, आज आजमगढ़ में प्रधानमंत्री रहे, कई करोड़ों की योजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री ने दी और उन्होंने कहा कि आजमगढ़ विकास की ओर अब आगे बढ़ेगा और बहुत सारी बातें उन्होंने कही, विपक्ष पर भी कई कटाक्ष करते हुए नजर आए। और काफी चीजों का लोकार्पण, अनम्यूट कीजिएगा। सड़क उन्होंने दिया और
पूर्वांचल इसके 5 साल पहले जब आए थे तो पूर्वांचल आए तो राजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमबाद में मंदुरी में तमाम सौगात दे 43,000 करोड़ रुपए से ऊपर की सौगात दे अंचल वासियों का दिल जीत लिया उन्होंने। ठीक है। आजम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आजम जी कैसे देख रहे हैं, पूर्वांचल को पूरी तरीके से साधने की कोशिश है, पूर्वांचल पर पूरा फोकस है और प्रधानमंत्री आज अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ में नजर आए, कैसे देख रहे हैं इसे? जी, इससे पहले प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले आए थे, 2 साल पहले करीब, जब हम लोगों का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो कि समाजवादी पार्टी की देन है उसका उद्घाटन करने आए हुए थे। और आज फिर जब वो आए हैं तो ये आजमगढ़ का एयरपोर्ट जो शुरुआती है वो समाजवादी पार्टी ने दिया है। और चित्रकूट और मुरादाबाद तीनों एयरपोर्ट आप अपने पैनल में बैठे हुए किसी भी इंसान से पूछ सकती हैं और आप खुद गूगल कर सकती हैं, तीनों एयरपोर्ट का शुरुआत समाजवादी पार्टी के सरकार के टाइम में हुई है, जिसका अब एक्सटेंशन किया गया है। तो ये पूरी तरह से कहना है कि नहीं, हम सिर्फ आजम खान जी जो फीता काट रहा है वो क्रेडिट लेगा या जिसने नींव रखने की बात कही थी या घोषणा की थी वो क्रेडिट लेगा? ये क्रेडिट की होड़ तो लगी रहेगी। नींव रखने वाले को आप इग्नोर नहीं कर सकती हैं, मतलब जो नहीं तो आजम खान जी फीता काटने वाले को आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ न्यू रखने वाले को आप इग्नोर नहीं कर सकती हैं। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी चाहे श्रद्धेय नेताजी रहे और माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के विकास की जो कल्पना की थी, उस कल्पना को हम आज देख रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने जो कार्यक्रम हमने शुरू किए थे, समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल का जो एक्सप्रेस वे है उसका पूरा अलाइनमेंट है, जमीन का अधिग्रहण है, सारे काम को समाजवादी पार्टी ने किया था। हमारी सरकार चली जाती है और वो फिर पूरा होता है, लेकिन उसके मानक के अनुसार वो हाईवे नहीं बनता है। जैसे आपने आगरा एक्सप्रेस वे को देखा होगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को आप देख रहे होंगे, तो उसमें बहुत सारी कमियां हैं उसके अंदर। इसी तरह से ये तीनों एयरपोर्ट जो है मुरादाबाद, चित्रकूट और आजमगढ़ की शुरुआत समाजवादी पार्टी के समय में हुई थी। और ये चुनाव है, चुनाव के टाइम हमेशा भाजपा चुनाव के टाइम लॉलीपॉप देती है, तो हम लोग और उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की जनता इसे लॉलीपॉप के रूप में देख रही है। कृष्णा पंडित जी कितना सहमत है आजम खान जी की बात से? देखिए, एक बात तो बता दूं कि आजम खान जी अब एक्चुअली इनके जो नेता हैं, हम बड़े भाई अखिलेश यादव जी, वो भी कहीं ना कहीं बहुत पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं, पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक बात आपको याद दिला दूं, काशी कॉरिडोर जो बना है बनारस में, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय, सत्युत प्रकाश जी यहाँ के विधायक और गद्दावर नेता जाने थे, उन्होंने काशी कॉरिडोर के प्रोजेक्ट को दिया था मुलायम सिंह यादव को, और सिर्फ बजट 400 करोड़ रुपए थी और कहा था कि इसका निर्माण करवा दीजिए, काशी की जनता कभी आपको भूलेगी नहीं। और देखिए मुलायम सिंह जी ने, चूंकि तुष्टीकरण की राजनीति का क्या मतलब होता है अब जनता जाने, लेकिन उसको उन्होंने किसी पीछे की अलमारी पर रखवा दिया और आज तक प्रोजेक्ट के बारे में कोई बात नहीं हुई। तो सपा का चूंकि विरोध का भाव है तो निश्चित तौर पर ये कहेंगे, लेकिन जो जनता है, देखिए जब जनता का संवाद होता है, जनता से लोग जुड़े होते हैं ना, तो निश्चित तौर पर इनको भी पता है कि हमारा कौन सा सीट बच रहा है, कौन सा जा रहा है। इनके नेता को भी पता है कि हमारी कितनी सीटें आ रही है। जो हवा दिख रही है, 80 की हवा दिख रही है, कि हो सकता है कि यूपी पूरा का पूरा स्वीप कर जाए। मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि वर्तमान में सामने खड़ा होने के लिए कुछ तो होना चाहिए। आपने 5, 7, 10 साल कृष्णा पंडित जी, बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि 80 की 80 सीटों पर हो सकता है बीजेपी काबिज हो जाए। और बड़ी बात यह है कि आपको लगता है कि विपक्ष में कहीं ना कहीं कुछ कमियां खामियां हैं, विपक्ष ने जो मुद्दे हैं उनको ठीक तरीके से नहीं उठाया है? जी देखिए, मेरा मकसद ये नहीं कि मैं भाजपा की बात कहूँ या सपा की बात करूँ, मैं सिर्फ निष्पक्ष पत्रकारिता की बात करता हूँ, करते आ रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि देखिए 10 सालों में जो आपका विरोध था वो ग्राउंड लेवल का विरोध भी नहीं हो पाया, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे जन समस्या की मुद्दा हो, जन मुद्दे पे आप कहीं भी खड़े उतरे नहीं है। आप विपक्ष की बात करते हैं, निश्चित तौर पर सबसे मजबूत विपक्ष अगर पूरे इंडिया में कोई है तो उत्तर प्रदेश है और सपा है, लेकिन आप कहाँ खड़े दिख रहे हो? आपके लोग सिर्फ फोन से वार्ता करते हैं और जन समस्या के समाधान के लिए न सड़क पर उतरे न सदन में उतरे। जब भी बातें हुई
तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे की गई, तो जब जाहिर है कार्रवाई उठा के देख लीजिए, विपक्ष के समाजवादी पार्टी हर मुद्दे पे सदन में खड़ी हुई है कंधा से कंधा मिला के, और भाजपा सदन चलाने के लिए तैयार नहीं है, जल्दी से जल्दी सदन स्थगित कर देती है। और आप कह रहे हैं कि सदन में विपक्ष का नेता बोल नहीं रहा है। कौन से मुद्दे में विपक्ष के नेता ने बात नहीं रखी सदन में? यदि आप बोल रहे हैं तो ये आवाज जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, वो सड़क पे दिखाई दे रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो विरोध की आवाज थी वो जनता तक पहुंचना चाहिए, तब महसूस होगा कि जनता क्या चाह रही है। अभी तो सिर्फ मोदी लहरी हम लोग को दिख रहा है, जहां देखो वहां मोदी, जहां देखो वहां मोदी। अब बनारस में कल निर्विरोध का पोस्टर भी लग गया। 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी सब लोगों ने यही कहा था कि सपा जो है जितनी है उतनी भी नहीं रह पाएगी, और समाजवादी पार्टी बहुत कम अंतर से सत्ता से दूर रह जाती है। बिल्कुल कांटे की लड़ाई होती है, जिसमें इसका मतलब जनता के पास विपक्ष के मुद्दे पहुंच रहे हैं। ये अलग बात है कि हम आप पत्रकार साथियों को और लोगों को दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो 60 लाख युवा अभी सड़कों पे भटक रहा था, वो मुद्दे अपने आप मीडिया ने भी दिखाए हैं, सब लोगों ने दिखाए हैं। वो मुद्दे जनता तक, जनता के खुद के सरोकार हैं, ये हमारे विपक्ष के सरोकार नहीं है। जनता अगर 5 किलो राशन पे निर्भर है, चलिए ठीक है। पूर्वांचल से चुनावी शंखनाद, मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आजम खान जी, अभी जैसे कि यहाँ पर कृष्णा पंडित जी कह रहे थे कि विपक्ष जो है वो मुद्दे नहीं उठाता, और ये बात सच्चाई है कि विपक्ष कहीं ना कहीं सड़क पर नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ एक्स पर ट्वीट कर देने से या फिर कहीं पर डिबेट में बैठ जाने से मुझे नहीं लगता कि मुद्दे उठाए जाते हैं। मैं इसका जवाब आपसे लूंगी। उमेश जैन मेरठ से हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। उमेश जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है और अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्ते मैडम जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता कि इस टाइम जो है भारतीय जनता पार्टी की लहर है, लहर होने उमेश जैन जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं ये कहना चाहता, ठीक है उमेश जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बता दें कि करीब 42 करोड़ की सौगात आज प्रधानमंत्री ने दी है, और पूर्वांचल कहीं ना कहीं फोकस है लगातार बीजेपी का, और ये साफ नजर आ रहा है। आजम खान जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, उसके बाद मनदीप जी मैं आपके पास आती हूँ। मैं कह रहा था ये मैडम कि आखिर भाजपा के 10 साल के केंद्र के शासन के बावजूद आज 80 करोड़ भारत की जनता 5 किलो राशन पर निर्भर है। क्या ये आर्थिक विकास का पैमाना हो सकता है? कोई भी देश का अगर 80 करोड़ यानी हमारी 60% आबादी, 60% आबादी 5 किलो राशन पर आधारित है, निर्भर है, तो ये विकसित भारत का पैमाना तो नहीं हो सकता है। और इसी तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा करीब 2 करोड़ रजिस्टर्ड बेरोजगार है, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, 2 करोड़ रजिस्टर्ड बेरोजगार है, तो कहाँ है नौकरियां? कहाँ दी गई? कहाँ चली गई? आसमान में चली गई। अगर नौकरियां दी गई होती तो लोगों के पास पैसा होता, लोग अपना अनाज खरीद सकते थे, न कि सरकार को उन्हें अनाज देना पड़ता। अगर किसानों की आय दुगनी करने का इन्होंने वादा किया था, और एनसीआरबी का डाटा कहता है कि पिछले 10 सालों में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। आखिर 1 लाख किसान आत्महत्या के लिए क्यों मजबूर हुआ? अगर ये किसान समर्थक सरकार और इतने ही बल्ले बल्ले है, भारत में सब कुछ विकास के चरम पर है, तो आखिर किसान कर्ज के तले दबा हुआ आत्महत्या क्यों कर रहा है? और आज किसान की आय सिर्फ 27 रुपया प्रतिदिन है। ये भारत सरकार का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है। तो जो बेरोजगारी के मुद्दा है, जो किसानों का मुद्दा है, वो बहुत ही चरम पर है, जिसको शायद भाजपा और भाजपा समर्थक लोग देख नहीं पा रहे हैं। मनदीप सिंह जी, जवाब दीजिए प्लीज। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो देख पा रहा है, वो शायद आज विपक्ष देखने को तैयार नहीं है। आज जो देश की दिशा और देश की दशा बदली है, जो लोगों में विश्वास जगा है। आप अभी कह रहे थे कि हम लोगों ने ये बनाया, हमने वो बनाया। अभी आप राज्यसभा के चुनाव हुए,
आप उसमें कहते हो कि हम सदन में अपनी बात उठाते हैं, सड़क पे तो आप कहीं दिखाई नहीं देते हो, सदन में अपने लोगों को रोक नहीं पाते हो। जब आप सदन में आपके विधायक जो आज तक आपके साथ थे, आपके वरिष्ठ नेता थे, वो अपनी आत्मसम्मान को देखते हुए जाके आपके साथ क्रॉस वोटिंग करके इस देश के विकास के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो जब आप अपने विधायकों को नहीं रोक पा रहे हो, नहीं जोड़ पा रहे हो अपनी विचारधारा से जो इतने सालों से जुड़े, तो आप जनता के साथ क्या जुड़ोगे? जनता के साथ आप विपक्ष का जुड़ाव खत्म होता जा रहा है। केवल स्वार्थ की राजनीति, अपने पुत्र को स्थापित करना है, कहीं पे मुख्यमंत्री बनाना है, किसी को अपने परिवार को मुख्यमंत्री बनाना है, केवल मलाई काटने का काम आज जनता समझ चुकी है। मैडम, मैंने इनसे पूछा था कि आखिर 80 करोड़ की जनता को 5 किलो अनाज की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्या भाजपा के प्रवक्ता ये बता सकते हैं ये विकास का पैमाना है? अगर ये विकास का पैमाना है तो शायद हमारे पुराने दिन ही अच्छे थे, ये नए दिन तो शायद अच्छे नहीं कहे जाएंगे। अगर 5 किलो राशन जनता को की निर्भरता है, एक बात। और ये कहते हैं कि विधायक चले जाते हैं, अरे विधायक आए जाए उससे क्या लेना देना है? जो वो है, जो विधायकों से और सांसदों से ही बनती है, उनके आने जाने से ही बनती है। आप क्या बात कर रहे हो? विधायक आए जाए तो राजनीति किस लिए कर रहे हो? सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हो? विधायकों के आने जाने को आज आप कह लो कि आए जाए, विचारधारा से जोड़ने की बात हो रही है। ठीक है, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे।